समाप्त हुई, वे पल आ गए हैं जिनका इंतजार था। जी हां, हमारे माननीय अतिथिगण पधार रहे हैं। माननीय अध्यक्ष लोकसभा हमारे मध्य हैं। आपके साथ सानिध्य है माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा श्री वासुदेव जी देवनानी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल जी शर्मा। करतल ध्वनियों के साथ आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम आपके सानिध्य से अभिभूत हैं, आनंदित हैं, हर्षित हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए अपने स्थानों पर खड़े होने हेतु आपसे निवेदन है। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। हम माननीय अध्यक्ष लोकसभा का स्वागत अंतर्मन से करते हैं। इस अवसर पर हरियाली, खुशहाली, उन्नति, प्रगति, परोपकार के प्रतिरूप नन्हे पौधों को भेंट कर स्वागत कर रहे हैं। सर्वप्रथम आग्रह है माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा श्री वासुदेव देवनानी जी से कि आप समारोह के मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। इसी क्रम में निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी से कि आप माननीय अध्यक्ष लोकसभा को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब शाब्दिक स्वागत के लिए विनम्र आग्रह है माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा श्री वासुदेव देवनानी जी से कृपया स्वागत संबोधन व उद्बोधन प्रदान करने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय। आज हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इस प्रबोधन के कार्यक्रम में के समापन सत्र में हमारे मुख्य मेहमान, हमारे अपने आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का, जिन्होंने इसी राजस्थान विधानसभा को 3 कार्यकाल में सुशोभित किया है। सदैव ही संगठन के सिपाही के रूप में माननीय बिरला जी सामाजिक सरोकारों में भी अग्रणी भूमिका निभाते आए हैं। पर्यावरण प्रेमी श्री बिरला जी के नेतृत्व में ग्रीन कोटा अभियान में 1 लाख पौधे लगाए गए थे। ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवाओं को बिरला जी ने सदैव बढ़ावा दिया है। हमारे शहरी या आदिवासी भाइयों के लिए भी बिरला जी ने मिशन के रूप में कार्य किया है। विधानसभा सदस्य रहते हुए आदरणीय बिरला जी ने स्मृत परंपराओं का निर्वहन किया है और आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष के नाते भारत की लोकसभा को यश के नए आयाम प्रदान कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका मैं इस सदन में बहुत बहुत अभिनंदन करता हुआ, स्वागत करता हुआ आज के इस प्रबोधन कार्यक्रम में जिनका माननीय सदस्यों को उद्बोधन प्राप्त हुआ, उनमें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय डॉक्टर श्री सत्यपाल सिंह जी सांसद महोदय, श्री राव राजेंद्र सिंह जी पूर्व उपाध्यक्ष राजस्थान विधानसभा,
श्री जोगाराम जी पटेल संसदीय कार्य मंत्री, श्री सीपी जोशी पूर्व अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, श्री घनश्याम जी तिवारी माननीय सदस्य राज्यसभा, श्री चक्षु राय जी विधायी मामलों के प्रमुख और श्री राजेंद्र जी अग्रवाल सांसद लोकसभा, इन सभी के ज्ञान, अनुभव, कौशल का समेकित सार गर्भित मार्गदर्शन सदन को प्राप्त हुआ। नवनिर्वाचित सदस्य इस प्रबोधन कार्यक्रम का लाभ उठाकर देवतुल्य जनता द्वारा दिए गए आशीर्वाद को सार्थक लोक कल्याण के कार्य कर अपने कार्यकाल को अविस्मरणीय बना सकेंगे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। राजस्थान की इस 16वीं विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए यह जो एक दिवस का प्रबोधन कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया, इसमें 71 प्रथम बार निर्वाचित होकर आए सदस्यों के लिए यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण रहा। आप सभी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इस दौरान आयोजित विभिन्न विषयों पर व्याख्यान सुने। इनसे सदस्य विधानसभा की विशिष्ट प्रक्रिया से परिचित हुए। सदन में मुद्दे उठाने की प्रक्रिया, विधेयक पारित होने की प्रक्रिया, विधायकों के विशेषाधिकार आदि विषयों पर आज विभिन्न सत्रों में विषय विशेषज्ञों द्वारा मिली जानकारी से आपको सदन में प्रदर्शन करने के तौर तरीकों का लाभ मिला है। इससे आपको भविष्य में कार्य करने की प्रक्रिया को समझ बढ़ेगी। सदन में आचरण महत्वपूर्ण है, सदन का समय महत्वपूर्ण है। सदन में किए जाने वाले कार्य उन लोगों के हित में होते हैं जिन लोगों ने चुनकर हमें भेजा है। इसलिए ये जरूरी है कि आप मर्यादा में रहकर समय की सीमा को जानते हुए अच्छे तरीके से यह मुद्दा उठाएंगे। आप सभी अनुभवी हैं, अपने अनुभवों से जनता का हित करेंगे, यह आशा है। यह प्रबोधन कार्यक्रम सदन में कार्य करने की जानकारी देने के लिए आयोजित किया गया। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि विधानसभा के अंदर 21 समितियां गठित होती हैं। समितियों का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। समितियां शक्तिशाली होती हैं। आप लोगों से समितियों के सभापति भी बनेंगे और सदस्य भी बनेंगे। समितियों को प्रभावी बनाना आप लोगों के हाथों में है। जितना आप उसमें भाग लेंगे, जितना उसमें पढ़ करके आएंगे, चर्चा करेंगे, उतने ही समितियां प्रभावी बनेगी और सरकार का भी और जनता का भी उसमें लाभ होगा। अपनी समितियों की बैठक में आप सक्रिय रहें, केवल औपचारिक न रह करके हम समितियों को एक सक्रिय भूमिका उसमें निभाएं, उसमें आने वाले विषयों और कार्यक्रमों की पूरी जानकारी मंगवाएं। इससे जनहित के मामले भी सुलझ सकेंगे। विधानसभा के सदन की कार्रवाई को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने का उत्तरदायित्व सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों का होता है। ये दोनों पक्ष मिलजुल कर जनता के सामने व्यवस्थित तरीके से अपनी बात रखें, क्योंकि सदन का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जितनी समय सीमा पे अपना विषय रखेंगे, शांतिपूर्वक रखेंगे और ऐसी स्थिति नौबत न आए कि कोई भी सदस्य को या किसी भी दल को वेल में आने की स्थिति पैदा हो। हम सब अपनी बात रखें। आप सबको पूरा समय मिलेगा कि आप अपनी बात रखें, जनता की समस्याओं को रखें, मुद्दे भी उठाएं, लेकिन सदन की जो मर्यादाएं हैं, सदन की जो परंपरा है, सदन के जो नियमों हैं, इस सब का आज विषय कई आए, उसमें अपने को जानकारी भी मिली, उसका यदि अपन पालन करेंगे तो सदन का बहुत अच्छी तरह से समय का सदुपयोग भी होगा, जनता भी सेवा कर सकेंगे। सरकार पक्ष और विपक्ष दोनों ही जनहित के मुद्दों को उठा करके जनता को अच्छा शासन दे सकेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। मैं आशा करता हूं कि दोनों पक्ष मिलजुल कर जनता के सामने व्यवस्थित तरीके से अपनी बात रखेंगे और सदन को उत्साहपूर्वक चलाएंगे। मर्यादाओं का उल्लंघन न हो, यह सदन की गरिमा जो आज देश भर की विधानसभाओं में राजस्थान विधानसभा की गरिमा बहुत ही ऊंची रही है, इसे हम सब लोग मिलकर के बनाए रखेंगे। इतना ही बात रखते हुए आप पधारे हैं सवेरे से और पूरा समय बैठे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। अब माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल जी शर्मा से विनम्र आग्रह है, कृपया अपना उद्बोधन हमें प्रदान करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
आज के हमारी 16वीं विधानसभा के प्रबोधन के अवसर पर हमारे बीच में जो इसी सदन से गए हैं और इस सदन में काफी समय तक वो रहे हैं, ऐसे माननीय लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, सम्मानित वक्ता, उपस्थित सभी साथी विधायकगण, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का इस समारोह में अभिनंदन करता हूं। माननीय श्री ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर प्रदेश का मान बढ़ा रहे हैं। इस कार्यक्रम के सभी सम्मानित प्रबोधकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने इस कार्यक्रम में अपने अनुभवों से संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में हमारा ज्ञानवर्धन किया। इस कार्यक्रम को आपने अपने विधायी अनुभवों से सजोया है। संसदीय प्रक्रिया के नियमों को उदाहरण से समझाया है। कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों में हमें विविधियों की सभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन, नियमों और समय के साथ बनी परिपाटियों के बारे में उपयोगी जानकारी दी है। हमारे विद्वान वक्ताओं ने विधायिका और इसकी समितियों के कार्यों के विभिन्न आयामों पर भी प्रकाश डाला और माननीय श्री बिरला जी की अनुभवों से भी हम लाभान्वित होंगे। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा देश दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन गया है। देश निर्माण के इस हवन में आप सभी का योगदान है और विकास की गंगा की शुरुआत विधायिका से ही होती है। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने अपने अनुभव से हमें ये समझाने की कोशिश की कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है। इसलिए हमारा आचरण अनुकरणीय एवं आदर्श होना चाहिए। सदन में किए जाने वाले व्यवधान का असर नकारात्मक होता है। उपराष्ट्रपति महोदय ने हमें भारत की संविधान सभा से प्रेरणा लेने के लिए कहा और बताया कि संविधान सभा 3 साल तक बिना किसी व्यवधान के चली। हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है और इसकी नींव डाल दी गई है। अब हमारा यह कर्तव्य है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से कार्य करें। उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कथन से प्रभावित होकर प्रथम भारतीय, अंतिम भारतीय और सिर्फ भारतीय होने का संदेश दिया है। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने हमें भारत के मूल सचित्र संविधान के सौंदर्य से भी परिचित करवाया। उन्होंने हमें बताया कि हमारे संविधान के भाग 3 में, जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, वहां श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण जी के चित्र बनाए हुए हैं, जो इस देश के लिए पूजनीय, आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी ने मुझ में अपना विश्वास जताया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं एवं मैं प्रयास करूंगा कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि प्रबोधन कार्यक्रम नवनिर्वाचित विधायकों के लिए विधानसभा की विशिष्ट कार्यप्रणाली से परिचित होने का अवसर है। विधानसभा कार्यप्रणाली में परंपरागत होने के लिए निरंतर सीखना आवश्यक है। इसके लिए आपको अधिक से अधिक सदन में उपस्थित रहना होगा। माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में विधायकों के आचरण पर भी रोशनी डालते हुए कहा कि यहां हम अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए हमें जनहित के मुद्दे नियमों के तहत उठाने होंगे। साथ ही सदन में ऐसा आचरण प्रस्तुत करना होगा जिसका सभी लोगों के मध्य सकारात्मक संदेश जाए।
उन्होंने कहा कि सदस्यों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वे सदन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, क्योंकि आपकी अनुपस्थिति किसी भी विधेयक की दिशा बदल सकती है। माननीय पूर्व अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी ने अपने अनुभवों का साझा करते हुए नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन की विभिन्न समितियां जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आदि के संचालन, गठन एवं उद्देश्य से अवगत कराया। कमेटियों का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा एवं उसके विभागों द्वारा खर्च किए गए जनता के पैसों का अवलोकन करना है। उन्होंने कहा कि कमेटी के सदस्यों को पार्टी से ऊपर उठकर सरकार की कार्य योजना एवं बजट निर्धारण में सहभागिता करनी चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल जी ने शून्यकाल के महत्व को बताया कि कैसे शून्यकाल में विधायक गण द्वारा उठाए गए सवालों का उत्तर देने के लिए सारी व्यवस्था तत्परता के साथ कार्य करने लग जाती है। राज्यसभा सदस्य श्री घनश्याम तिवारी जी ने बिल सदन की मेज पर रखने से लेकर बिल पारित करने की पूरी प्रक्रिया से अवगत करवाया। विधायी मामलों के विशेषज्ञ श्री चक्षु राय जी ने बजट प्रबंधन एवं कटौती प्रस्ताव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी सदस्यों के साथ की। लोकसभा सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी ने स्थगन प्रस्ताव, विशेष उल्लेख के प्रस्ताव, अवलंबनीय लोक महत्व जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों से हमें अवगत कराया। मेरे लिए प्रबोधन कार्यक्रम सीखने का अनूठा अनुभव था। मैं इसके आयोजन के लिए अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं। मैं प्रबोधन के लिए माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय सांसद और अन्य सम्मानित वक्ताओं का भी आभारी हूं। माननीय उपराष्ट्रपति जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की उपस्थिति ने प्रबोधन कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की है और उपयोगिता और शोभा को भी बढ़ाया है। उम्मीद है इस प्रबोधन कार्यक्रम से हमें उपयोगी चर्चाओं के लिए विधानसभा के बहुमूल्य समय का सर्वोत्तम उपयोग करने में मदद मिलेगी। इन नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी सदस्यों के लिए सदन तथा इसकी समितियों की कार्रवाई में प्रभावशाली ढंग से भाग लेने में मददगार होगी। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। हम अभिभूत हैं, हर्षित हैं कि माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी प्रबोधन कार्यक्रम के समापन समारोह में हमें अपना स्नेहिल सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। आपसे उद्बोधन के लिए आग्रह करें इससे पूर्व आपका संक्षिप्त परिचय। आप 2003 से निरंतर 3 बार कोटा दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए व इस सदन के सम्मानित सदस्य रहे। आपने विधानसभा के अपने पहले कार्यकाल में राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। वर्ष 2014 से निरंतर 2 बार कोटा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य के रूप में आप निर्वाचित हुए हैं। आप 2019 से लोकसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। आप अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में अनेकानेक नवाचारों के प्रणेता रहे हैं। आपसे अति विनम्र आग्रह, कृपया अपने संबोधन से हमारा ज्ञानवर्धन करने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष लोकसभा। शौर्य, वीरता, आध्यात्मिक, जिसकी धरती का नाम पूरे विश्व में है, उस राजस्थान की धरती से अलग अलग विधानसभा से चुनकर आए सभी माननीय विधायकों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपको बहुत विश्वास से, भरोसे से जनता ने चुनकर भेजा है और इस जिम्मेदारी के साथ भेजा है
कि आप जनप्रतिनिधि के नाते अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाएंगे, लोकतंत्र की राज्य की विधायी संस्था में बैठकर लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनको भरोसे को पूरा करेंगे। मुझे आशा है कि आप सब चुनकर आए विधायक इस राज्य के कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए सामूहिकता से काम करते हुए जो राजस्थान विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है उसकी परंपरा को भी कायम रखेंगे। राजस्थान का विधानसभा का इतिहास, उसकी समृद्ध परंपरा, परपाटियां पूरे देश के राज्य के विधानमंडलों को मार्गदर्शन देती है। हम सबका सौभाग्य है कि इस विधानमंडल से के नेता के रूप में हमारे वरिष्ठ नेता माननीय उपराष्ट्रपति जी, जिन्होंने लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में, प्रतिपक्ष के रूप में काम किया, उन्होंने इस विधानसभा की समृद्ध परंपरा कायम की। मोहनलाल सुकाड़िया हैं, जयनारायण व्यास साहब हैं, सभी ने एक समृद्ध परंपरा कायम की। और हमारे विधानसभा अध्यक्षों ने भी यहाँ की परंपरा, परपाटियां, नए इनोवेशन करके इस विधानसभा की गौरवशाली परंपरा को बढ़ाने का काम किया। हमारे राजस्थान के इतिहास को जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहां पर जब राजाओं का राज हुआ करता था उस समय भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुआ करती थी। उस समय भी विधानसभा में कुछ निर्वाचित, कुछ मनोनीत सदस्य होते थे जो उस राज्य के कल्याण के लिए काम करते थे। और हम भारत के इतिहास को जब देखते हैं तो भारत का इतिहास भी हमेशा हमारी लोकतांत्रिक परंपरा, परपाटियां, हमारी जीवन शैली में लोकतंत्र रहा। इसलिए राजस्थान में विशेष रूप से लोकतंत्र की विचारधारा, लोकतंत्र की कार्यशैली, ये हमारे विचारों में रही है, हमारी कार्यप्रणाली में रही है। इस नाते आपका सौभाग्य है कि आपको राजस्थान विधानसभा का सदस्य होने का मौका मिला है। मुझे भी इस विधानसभा के सदस्य होने का मौका मिला। यहाँ के अनुभव का, यहाँ की कार्यप्रणाली की, यहाँ की परंपराओं का लाभ मुझे मिला। और मैंने कोशिश की कि देश की सर्वोच्च संस्था लोकसभा के अंदर हम अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रपाटियां जो मेरे पूर्व अध्यक्षों ने इस लोकतंत्र के मंदिर में कायम की, मैंने उन्हीं का अनुसरण करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आज हम सब गौरवशाली हैं कि दुनिया के अंदर इतने बड़े देश में लोकतांत्रिक प्रणालियां, हमारी चुनाव व्यवस्थाएं निष्पक्ष, निर्वाध, पारदर्शी, ये दुनिया को अचंभित लगता है। जब P20 सम्मेलन में कई देशों के स्पीकर आए तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि किस तरीके से हमारे यहां पर चुनाव प्रबंध प्रणाली है। 90 करोड़ मतदाता, अनुमानित 70 करोड़ मतदाता मतदान करते हैं और राज्य के से लेकर, पंचायत से लेकर दिल्ली तक हमारी सभी संस्थाएं लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, लोकतांत्रिक परंपराओं से चलती है, लोकतांत्रिक निर्णयों से चलती है। और इसी विधानसभा के अंदर हम चर्चा, संवाद,
विचार विमर्श, लोकतंत्र की ताकत, सहमति असहमति से हमने इस राज्य के कल्याण का काम किया, समृद्धि का काम किया और देश में 75 साल के अंदर हमने इसी लोकतांत्रिक पद्धति से विचार विमर्श, संवाद, चर्चा से हमने इस देश को आगे बढ़ाया और आज इसी परंपरा से हम हमारी सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में कर रहे हैं। क्योंकि आप राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं और राज्य की विधायी की ये सर्वोच्च संस्था है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में बैठकर अपने अपनी विधानसभा क्षेत्र के कल्याण की, विकास की, वहां के लोगों की आकांक्षा, अपेक्षाओं की बात भी करें और उसके साथ राज्य के विकास की, कल्याण की, उसकी समृद्धि की, राज्य के प्रमुख मुद्दों के अभाव अभिव्यक्ति की बात भी करें। और मैं कह सकता हूं कि देश की कई लोकतांत्रिक संस्थाओं के उदाहरण है कि इन्हीं संस्थाओं से बैठकर विधायकों ने राज्य के नेता बने, देश के नेता बने। ये संस्थाएं केवल हम एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर विधायक केवल अपने क्षेत्र तक सीमित रहेगा, जो धीरे धीरे मैं लोकसभा में भी देख रहा हूं, विधानसभा में भी ये परंपरा देखता हूं कि धीरे धीरे विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से या लोकसभा तक के क्षेत्र तक सीमित दायरे में बात करता है। आपको चुनकर एक विधानसभा में भेजा है, लेकिन कल्याण की जिम्मेदारी आपकी पूरी राज्य की दी है, इसलिए आप राज्य विधानसभा के सदस्य हैं। इस नाते जब राज्य के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो तो व्यापकता हो, विशालता हो। हम पूरे मुद्दे पर राज्य का कल्याण कैसे हो सकता है, सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सहमति असहमति हमारी हो सकती है, लेकिन प्रतिपक्ष भी अगर मुद्दा उठाता है और हमें लगता है कि ये इससे कल्याण हो रहा है, सकारात्मक दिशा है, तो सरकार को भी सकारात्मक तरीके से उसको लेना चाहिए। क्योंकि पूरी राज्य के अभाव अभिव्यक्ति, जानकारी, मुद्दों की जानकारी, कष्टों की जानकारी केवल एक जगह से मिल सकती है, तो राज्य की विधानसभाओं से मिल सकती है, जहां आपको पूरे राज्य के बारे में, वहां हो रही घटनाओं के बारे में, वहां की परिस्थितियों के बारे में, वहां लोगों के अभावों के बारे में, वहां की चिंताओं के बारे में आपको विधानसभा के माध्यम से अगर सकारात्मक रूप से सरकार इन सब उठाए मुद्दों को, राजनीतिक कुछ मुद्दे राजनीतिक आधार पर होते हैं, कुछ मुद्दे केवल हमें विरोध करना है उसके आधार पर हो सकते हैं, लेकिन उसमें कई मुद्दे ऐसे हैं जिससे लगता है कि इससे इन मुद्दों को सकारात्मक दिशा से ले सकते हैं, तो उससे राज्य का कल्याण होगा, तो हमें भी सोचना चाहिए। और दूसरा, मुझे लगता है कि विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में जो नया इनोवेशन करते हैं, नए नए काम करते हैं, जिससे वहां के जीवन में परिवर्तन करने का आपने काम किया, वहां के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में काम किया, उसकी भी सदन में चर्चा होनी चाहिए। मैं विधानसभा के अध्यक्ष से कहूंगा कि एक दिन सदन में सभी विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो उन्होंने जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की और सामाजिक प्रयासों से किस तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन किया, सामाजिक परिवर्तन किया, आर्थिक परिवर्तन किया, महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन किया, गरीब व्यक्तियों के जीवन का परिवर्तन करने का काम किया, अगर उसकी हम चर्चा करेंगे तो हमें एक दूसरे के अनुभव से सीखने का मौका मिलेगा और हमें लगेगा कि इस विधायक ने इस इनोवेशन करके, इस काम करने से अगर इतना परिवर्तन कर दिया तो मैं भी क्यों नहीं करूं। इसका भी एक दिन यहां पर रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उसका एक अपेक्षित परिणाम यहां पर आएगा। राज्य विधानमंडल का मुख्य काम कानून बनाना भी है। हम भी यहां जब किसी विधेयक को लाते थे तो बड़ी चर्चा होती थी, संवाद होता था। पहले हम नए नए थे तो कोई विधेयक लाते तो हम देखते थे कि ये बोल रहे हैं कानून पे बोल रहे हैं। हम कई बार सोचते थे कानून इतना सा है और सारा परिप्रेक्ष्य ले लिया।
कुछ दिनों सीखते रहे, बैठे, अनुभव किए, लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आया जब हमें ये लगता था कि क्योंकि यहां पर जो कानून बोलने वाला हर विधानसभा लोकसभा का अलग अलग प्रक्रिया परंपरा होती है, यहां एक श्रेष्ठ परंपरा है कि जो स्पष्ट आएगा वो स्पष्ट बोलेगा। हम हर कानून को, अगर कानून कोई नया कानून बन रहा है ठीक है, लेकिन हर कानून कभी न कभी बना होगा। भारत की सरकार ने पहली बार देश में आजादी के बाद नए कानून परिवर्तन करने का काम किया। ऐसे यहां पर कोई कानून 1860 का होगा, 65 का होगा, 1904 का होगा, 1922 का होगा। जब वो कानून में कुछ नया परिवर्तन संशोधन लाए तो हम जब कानून बना था जब से लेकर अभी तक उस पर होने वाली डिबेट चर्चा को अगर हम देखें पढ़े तो हम जब कानून पर डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे, तो मेरा दावा है आप एक विधानसभा नहीं राज्य के नेता बनेंगे, लोग आपको सुनेंगे। इसी विधानसभा के अंदर माननीय भैरू सिंह जी ले लें, मोहनलाल सुखाड़े जी ले लें, लोग बैठते थे 10-10, 12-12 घंटे लगातार सिटिंग करते थे। मुझे याद है राजेंद्र राठौड़ जी ले लें, गुलाब कटारिया जी ले लें, ये लोग लंबे समय तक विधानसभा कभी छोड़कर नहीं जाते थे। आजकल मैं विधानसभा में जब देखता हूं तो 15, 20, 25 लोग रहते हैं। आपको जनता ने बड़ी अपेक्षाओं से साथ चुनकर भेजा और नए विधायक भी नहीं बैठते, पुराने तो चलो फिर भी बैठते हैं, नए विधायक भी नहीं बैठते। और जो बैठेगा, सुनेगा, अनुभव प्राप्त करेगा, वही तर्क से बात करेगा। हमारे साथ कई साथी हमारे साथ बैठे जो हमारे साथ कंपटीशन रहते थे, पर्ची लगाने में सुबह भगते थे जल्दी जल्दी। तो सवाल यह है कि कानून बनाते समय अगर आप तर्क से बात करेंगे, तार्किक तरह से बात करेंगे, तो जो कानून बनाने वाला, लेजिस्लेटिव वर्क करने वाला व्यक्ति है, वह भी कानून बनाते समय 3 बार चर्चा करेगा कि मैं कानून बना के ले जा रहा हूं, कुछ विद्वान विधायक ऐसे हैं जो मेरे इस कानून की पूर्ण समीक्षा करेंगे। तो मुझे आशा है हर सरकार कानून कल्याणकारी राज्य के लिए लाती है, कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, लेकिन कानून बनना, कानून के साथ रूल्स बनना, उसका एग्जीक्यूशन होना, कई बार न जनता को पता, न विधायकों को पता कौन सा कानून बन गया, क्यों कानून बन गया, उसका इंपैक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, और बहुत लंबा प्रभाव पड़ता है उसका। इसलिए कानून बनाते समय, एक्ट बनाते समय भी और रूल्स बनाते समय भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और कानून बनाते समय जितनी आप सारगर्भित चर्चा करेंगे उतना ही बेहतर परिणाम आएगा, कानून उतना ही कल्याणकारी बनेगा। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कानून बनाते समय हमें परिप्रेक्ष्य में, मैं माननीय अध्यक्ष जी से भी आग्रह करूंगा, कुछ सलाह हम भी इनको देंगे, कुछ अगर सहयोग होगा तो इनको करेंगे कि धीरे धीरे राज्य की विधानसभाओं की जितनी डिबेट चर्चा है उनको हम एक लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म पर ला दें। भारत की संसद ने जितनी भी राज्य विधानसभाओं की डिबेट है, चर्चा है, बजट है, वह एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया है। आप सारे राज्यों के बजट को हमारी लोकसभा की साइट पर देख सकते हैं। आप जब कभी बजट पर चर्चा करेंगे तो किस किस प्रदेश ने कौन कौन सा बजट किसके लिए रखा है, कितना खर्चा हुआ है। तो हम इसी तरीके से जितनी चर्चाएं हुई है अभी तक, जिन विषयों पर चर्चा हुई है, आप विषय डालें, सब्जेक्ट डालें। आज तक 1952 उसके पहले भी अगर यहां पे रिकॉर्ड हो तो उस तक की चर्चा आएगी, तो आपको पढ़ने में सुविधा होगी। उन मुद्दों पर भी, अकाल के मुद्दों पर भी कब कब क्या प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर तरीके से हम चर्चा कर पाएंगे। इसी तरीके से बजट पर विभागों के डिमांड पर चर्चा, बजट के समय भी बजट पर पहले के बजट का अनुभव, पहले के बजट के अनुमान, आज के अनुमान, वास्तविक अनुमान, आंकड़े,
हमारे राव राजेंद्र सिंह जी अभी विधानसभा में नहीं है, लेकिन जब बोलते थे हम सुनते थे कि कितनी तैयारी के साथ आते हैं, तो लोग उनको सुनते थे, समझते थे। तो बजट पर डिबेट करते समय केवल मेरे क्षेत्र में ये स्कूल बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए, विधानसभाओं का जो स्तर है ना वो इतना ही रहने लग गया, केवल अपने इलाके की बात करना कि बजट प्रदेश का है, आप प्रदेश के सदस्य हैं, आपको जब बजट पर चर्चा हो तो आज तक जो बजट लाए उनके क्या अनुमान हुए, उन बजटों का क्या क्या इंपैक्ट हुआ, क्या क्या उसका कल्याण हुआ, और जिनके लिए बजट लाए थे उस बजट का उस अंतिम व्यक्ति के आर्थिक सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। जब उसकी उस तरीके से आप डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे, तो आपको लगेगा कि हां इस बजट से परिवर्तन हुआ और उस बजट का लाभ नहीं मिला, या इस बजट को कई बार तो मार्च के एंडिंग में 1 महीने में खर्च किया, पूरे साल में कई बार बजटों को मार्च के अंतिम सप्ताह में या अंतिम महीने में खर्च किया जाता है। इस परंपरा को परिवर्तन करने का लाभ मिलेगा जब बजट पर, उस विभाग की अनुदान मांगों पर आप व्यापक चर्चा करेंगे। मेरे पूर्ववर्ती माननीय सदस्यों ने बहुत गंभीरता से सब मुद्दों पर आपसे चर्चा कर ली है। मेरा तो आपसे आग्रह है कि हमें अब नई टेक्नोलॉजी की ओर भी जाना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि 100% क्वेश्चन ऑनलाइन लगे, पेपरलेस विधानसभाएं हो। आपके आने वाले समय में ये विधानसभा डिजिटल बने, ताकि यहां पर बैठकर ही अच्छा विद्वान माननीय विधायक सब चीजों को पढ़ के बोल सके। और टेक्नोलॉजी का जितना अपन उपयोग करेंगे उतनी बेहतर चर्चा संवाद कर पाएंगे, चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे स्थगन हो, चाहे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो, चाहे बजट हो। इन सारी चीजों का पहले तो हम विधानसभा के अंदर पेपर कटिंग ही मिलती थी यहां पर। मुझे आशा है कि नए विधानसभा के अध्यक्ष सबको डिजिटल कर देंगे, घर बैठे वह सब चीजों की मांग करेंगे। आपको जिस विषय पर बोलना है, जिस सब्जेक्ट पर बोलना है, आपने बटन दबाया, उस सब्जेक्ट पर आपको आज तक की डिबेट, चर्चा, उसके संबंधित सारे विषय मिल जाएंगे, तो और बेहतर चर्चा कर पाएंगे। क्योंकि इस विधानसभा का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। हमें सौभाग्य मिला है कि आप इस विधानसभा के सदस्य हो। यहाँ की गौरवशाली परंपरा, प्रपाटियां, यहाँ की डिबेट, चर्चाएं, यहाँ के वाद विवाद के अंदर कृष्णवान भी चलते थे। असहमति भी व्यक्त होती थी, विरोध भी होता था, लेकिन धीरे धीरे लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर जो परंपराएं डरने लगी, ये बहुत अच्छी परंपरा नहीं। मैं यहां भी इसका विशेष रूप से कहूंगा, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के अंदर हमारे संसद में कभी व्यवधान पैदा नहीं होता। मैं राज्य की विधानसभा में आग्रह करूंगा कि राज्यपाल हमारे संवैधानिक पद पे हैं, कम से कम उनके भाषण पर, अभिभाषण पर कोई गतिरोध पैदा नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम अध्यक्ष जी से मिले, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है तो उसका विषय उठाएं। कोई लाभ नहीं मिलता, सदनों में गतिरोध से कोई बेहतर परिणाम नहीं होगा, और गतिरोध से हम जनता का कल्याण भी नहीं कर पाएंगे। हम सार्थक परिणाम जब भी ला पाएंगे, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जब हम सदनों में चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, मुद्दे उठाएंगे, तो हम कार्यपालिका की पारदर्शिता भी ला पाएंगे और कार्यपालिका के एग्जीक्यूशन के अंदर भी बेहतर ला पाएंगे, और शासन के अंदर भी, सरकार में भी पारदर्शिता जवाब देते कर पाएंगे। इसलिए सदन चर्चा, मुद्दों पर, विषयों पर संवाद के लिए है। ये सदन में हमने वर्षों तक लोकतंत्र में चर्चा से, संवाद से, सहमति से, असहमति से, डिबेट से हमने इस राज्य और देश के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन किया है, ये
इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किया है। लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, दुनिया में हमने साबित किया है। और आज हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान, अब संविधान की डिबेट, हम जब कभी किसी परिपक्व और बहुत अनुभवी नेता को सुनते हैं तो उन्होंने संसद की पूरी, संविधान की पूरी डिबेट के एक एक शब्दों को उन्होंने पढ़ा है। जब एक एक संविधान की सदन पर आप एक एक संविधान की एक एक धाराओं पर कितनी लंबी चर्चा हुई, बहुत देर तक चर्चा हुई। उस समय भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई सहमति थी, हर विषय पर सहमति असहमति होती थी, लेकिन सहमति असहमति करते करते हमने एक बेहतर संविधान बनाया जो आज हम सबका मार्गदर्शन है। आवश्यकता होने पर हमने परिवर्तन भी किया। इसलिए मुझे आशा है कि राज्य विधानसभा के अंदर भी हम चुनकर आए, सत्ता पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, ये हमारे लोकतंत्र की एक अच्छी परंपरा है कि हम दोनों पक्ष मिलकर राज्य के महत्वपूर्ण हितों पर, जनता के जिन बुनियादी सवालों पर, और हम किस तरीके से मिलकर इस राज्य को समृद्धशाली, गौरवशाली और एक अच्छी परंपराओं के साथ इस राज्य को आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में सबसे अग्रणी रूप से ले जाएं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक लंबा संगठन का अनुभव है, लंबी कार्य प्रणाली का अनुभव है, इसका लाभ निश्चित रूप से राज्य को मिलेगा। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो लंबे समय तक विधायक रहे, जो मंत्री के रूप में भी काम किया है, मुझे लगता है उनके अनुभव का लाभ इस संवैधानिक संस्था को मिलेगा। और इस संवैधानिक संस्थाओं में वो नई परंपराएं, नई प्रपाटियां, श्रेष्ठ परंपराओं को कायम रखकर सबको अधिकतम समय बोलने का अवसर देंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सारगर्भित ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए हम सभी लाभान्वित हुए। आज का यह सारगर्भित ज्ञानवर्धक प्रबोधन कार्यक्रम अब अपने अंतिम चरण में है। हम चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम की मधुर स्मृतियां माननीय अतिथिगण के हृदय में चिरस्थायी रहें। इस हेतु स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। सर्वप्रथम विनम्र आग्रह है माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री वासुदेव देवनानी जी से कि आप माननीय अध्यक्ष लोकसभा को यह स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल से नम्र अनुरोध, कृपया माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल जी शर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री। और अब समय धन्यवाद ज्ञापन का है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री से विनम्र आग्रह, कृपया धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। माननीय हम सब के और पूरे हिंदुस्तान के आदर्श, जिनके कार्यकाल में संसदीय कार्य प्रणाली, भारतीय संसदीय इतिहास, अनेक नए नए सोपान कायम हुए। पहली बार माननीय ओम जी बिरला साहब के अध्यक्ष काल में नवनिर्वाचित, पहली बार निर्वाचित सांसदों को सबसे अधिक बोलने का अवसर दिया गया, वो आपके कार्यकाल में मिला। सबसे अधिक कार्य हुआ संसदीय क्षेत्र में, संसद में तो आपके कार्यकाल में हुआ। विश्व की सबसे बड़ी ऐतिहासिक संसद भवन बनी तो आपके कार्यकाल में बनी।
हमारी ऐतिहासिक इमारत, जिनमें अनेक वर्षों तक हमारे सांसद, प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता विराजमान हुए, उसका ऐतिहासिक म्यूजियम बना तो आपके कार्यकाल में बना। मैं गिनाने लगूं तो बहुत समय लग जाता है, लेकिन मुझे सिर्फ धन्यवाद का आदेश है। हम सब इस विधानसभा के सभी सदस्यगण, डाइस पर विराजमान माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री और इस विधानसभा के हमारे सचिवालय के सभी माननीय कर्मचारियों की ओर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय वासुदेव जी देवनानी ने आज हम सब माननीय सदस्यों को इस प्रबोधन कार्यक्रम के माध्यम से संसदीय कार्यों से अवगत कराने, हमारे आचरण के संबंध में सीखने सिखाने, हमारी कार्यप्रणाली के संबंध में सीखने सिखाने और विधायी कार्य से अवगत होने का अवसर दिया। मैं सभी माननीय सदस्यों की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर आज यहाँ लगातार सुबह से उपस्थित हैं, अपना समय निकाला, आशीर्वाद दिया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जितना भी वक्तागण पधारे, मैं उन सभी वक्तागण का भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ रहे हैं, संसदीय कार्य प्रणाली के अनुभवी रहे हैं, संविधान के विशेषज्ञ रहे हैं, बजट प्रणाली और अन्य विषयों को भी विशेषज्ञ रहे हैं। उनका भी आज हमें अनुभव प्राप्त हुआ। उन सब का भी बहुत बहुत आभार। हमारे विधानसभा के सचिवालय के सभी अधिकारियों, सेक्रेटरी साहब सहित सभी का भी आभार कि उन्होंने सुबह से लगाकर आज तक पूरी सुव्यवस्था की, उनका भी, हमारे मीडिया के सभी भाइयों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं अंत में इस विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों और कार्यपालिका के माननीय सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज इस प्रबोधन कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया। पुनः डाइस पर विराजमान तीनों हमारे राजस्थान की महान हस्तियों सहित विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री। राष्ट्रगान के लिए खड़े होने हेतु आग्रह है। राष्ट्रगान। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति से सुशोभित यह प्रबोधन कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।